अच्छा, अभी नेशनल इनकम का जिस पोर्शन में है, इसमें बेसिकली हमको समझाना है कि ये सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो जीडीपी का अगर रियल मीनिंग देखें तो जीडीपी का सिंपली मतलब यही होता है कि कितना प्रोडक्शन इंडिया में इस साल हुआ है। मतलब अगर कोई भी ये पूछना चाहता है कि आपके कंट्री में इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो हम लोग उसको तो वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपके कंट्री का जीडीपी क्या है। तो ये जो न्यूज में आता है कि जीडीपी इस साल बढ़ गया है, मतलब हम लोग के कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और अगर बोलता है कि जीडीपी गिर रहा है, मतलब हम लोग के कंट्री में जीडीपी मतलब प्रोडक्शन गिर रहा है। तो जीडीपी बढ़ना अच्छी बात क्यों होती है? क्योंकि हम लोग के कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब डेफिनेटली अच्छा बात हो रहा है। इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आ, ये सब होगा। तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे क्या है? देखो, गुड्स का हम लोग जब प्राइस करंट प्राइस के ऊपर, अब जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका बहुत सारा रेट निकाल सकते हैं। उसको प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट हो रहा है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। फिर उसका हम लोग जो प्राइस रखे हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे। वो मार्केट में भी मिलता है किसी और प्राइस में। जैसे सोचो कि कोई मोबाइल बनाने में कॉस्टिंग गिरा 10,000, तो वो बोलेगा इस मोबाइल का प्रोडक्शन कॉस्ट है 10,000। पर जैसे वो बोलेगा कि इस मोबाइल का प्रोडक्शन कॉस्ट है 10,000, पर हम इसको सेल कितना में करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस क्या रखे हैं 15,000। वो ऐसा रखा है, पर क्या होता है, वो इसका सेलिंग प्राइस इतना रखा है, पर बहुत बार देखना बॉक्स पे प्रिंट किया हुआ रहता है एमआरपी 20,000, पर हम लोग को मोबाइल वो दे देता है से 19,800 में। मतलब बॉक्स में जितना लिखा होता है उससे कम प्राइस में हम लोग को सेल कर देता है, नॉर्मल रिटेलर भी बिना हम लोग से डिस्काउंट मांगे। क्यों वो ये करता है? क्योंकि जिस दिन उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हुआ था मार्केट में, देखो एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जरूरी नहीं है कि वो इतने में ही बेचा जाए, उसका करंट प्राइस है इतना। तो हम लोग सारे गुड्स को जब करंट प्राइस पे मेजर करते हैं कि जितना मोबाइल प्रोड्यूस हुआ, सब एक एक का प्राइस सोचो। एक मोबाइल का करंट प्राइस है 19,800 और टोटल 10 मोबाइल प्रोड्यूस हुआ, तो हम लोग का जीडीपी कितना माना जाएगा 19,800 इंटू 10, मतलब 1,98,000। तो ये तो ठीक है, तो नंबर ऑफ मोबाइल है। ये मेन बात है कि करंट प्राइस पे अगर हम लोग इसको प्राइसिंग करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि उसको नॉमिनल जीडीपी है, मतलब ये हम लोगों का नॉमिनल जीडीपी है। तो मेन बात क्या है, जब करंट प्राइस पे मेजर होता है तो हम लोग उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम जीडीपी एट करंट प्राइस भी है। पर रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी होता है जो फिक्स्ड प्राइस के बेसिस पे ही हम लोगों का हो जाता है। करंट प्राइस तो चेंज हो सकता है ना। जैसे सोचो कि अभी इसका प्राइस 19,800 है, बट जब हम ये अगेन मोबाइल बनाए तब इसका करंट प्राइस, मतलब एक बार प्रोडक्शन खत्म हो गया, सोचो हम, ये 1 मंथ प्रोडक्शन था मेरा, ये मेरा 1 मंथ का प्रोडक्शन था, 10 मोबाइल हम बनाए थे 1 मंथ में। तो ये मेरा 1 महीने का था, मेरे को तो जीडीपी 1 साल का निकालना है। तो नेक्स्ट मंथ जब हम इसका, जब सेकेंड मंथ हम इसका प्रोडक्शन किए, सेकेंड मंथ, तब इसका करंट प्राइस हो चुका है 19,600। अब ये मोबाइल मार्केट में कितने में मिल जा रहा है? 19,600 में। तो करंट प्राइस इसका इतना है, तो नॉमिनल जीडीपी चेंज हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा अभी 19,600 इंटू 10। सोचो दूसरा महीना भी हम लोग 10 मोबाइल ही बनाए, तो नेक्स्ट मंथ का जीडीपी कितना हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी 1,96,000। पर हम लोग का रियल जीडीपी क्या होगा? जो फिक्स्ड प्राइस है, जो उसका फिक्स प्राइस डिसाइड हुआ है, ये उसका रियल जीडीपी है। ये चेंज नहीं होता है, रियल जीडीपी चेंज नहीं होता है।
इसलिए हम लोग इसको कहते हैं when GDP is measured on the basis of fixed prices, it is called real GDP. It is also called GDP at constant price. रियल जीडीपी बहुत बार निकालने के लिए देता है, छोटा छोटा सम्स दे देता है 1 या 2 मार्क्स का, जिसमें हम लोग को बोलता है जीडीपी निकालो, रियल जीडीपी। तो जीडीपी फॉर द करेंट ईयर डिवाइडेड बाय करेंट ईयर इंडेक्स इनटू बेस ईयर। बेस ईयर में हमेशा 100 ले लेना। बेस ईयर होता है जिस दिन से उसको कंपेयर कर रहे हैं। मतलब अगर हम कंपेयर, जैसे जीडीपी का परसेंटेज निकालता है ना कि इस बार का परसेंट कितना है, तो बोलता है जीडीपी इस बार का 10% है। तो परसेंट कैसे निकलता है, हम लोग कुछ यहाँ पे चेंज लिखते हैं। जैसे सोचो 2019 में मोबाइल का दाम था, छोटा सा फिगर ले रहे हैं, 500 रुपया, और 2020 में मोबाइल का प्राइस हो गया 300 रुपया। ठीक है, नहीं इतना चेंज नहीं, 550 कर दूं, ठीक है, प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि 50 रुपए से बढ़ा, तो बेस में क्या लेंगे, बेस में हमेशा 100 लेंगे इंटू 100, तो बोलेंगे 50% जीडीपी है। तो बेसिकली बेस में हमेशा 100 लिया जाता है, इसलिए उसको बेस ईयर में हमेशा ही 100 इंटू करेंगे। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इट इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ है कितने से चेंज होता है। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली प्राइस इंडेक्स, जिसमें लिखा होता है कि महंगाई किस तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अगर हम लोग सोचो 2019 का इंडेक्स है 289, तो 2020 का इंडेक्स है 310। ये इन्फ्लेशन के बेसिस पे बनाया जाता है, ये इंडेक्स है कि महंगाई के हिसाब से ये बनाया जाता है। ये समझ में नहीं आएगा, बट इतना समझना है कि ये इन्फ्लेशन के बेसिस पे बनाया जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर बहुत बार हम लोग को निकालने के लिए देता है, इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखना, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। उसके बाद है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या अर्न कर, लैंड से हम लोग क्या अर्न करते हैं, रेंट। लेबर से क्या अर्न कर सकते हैं, वेजेस। कैपिटल पे क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट, सॉरी इंटरेस्ट। और ऑन्ट्रो से क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट। तो इन सब को अगर प्लस कर दे तो बोलेंगे ये डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, तो इसलिए सिंपली इसका फॉर्मूला यूज हो जाता है। फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड भी है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, जब शेयर होल्डर बन जाते हैं, अगर सोचो हम लोग किसी कंपनी में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इंटरेस्ट भी देता है, या फिर कभी कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो वो डिविडेंड भी देता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी में हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर बन जाते हैं तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तब हम लोग को डिविडेंड मिलता है। इसलिए ये है सोल प्रोप्राइटर का इंटरेस्ट, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये वो रहता है। और किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो डिविडेंड मिलता है। ये सभी को प्लस करके हम लोग का आ जाता है डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम फिर क्या है, इनकम जनरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सोर्स, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, एंड रिटेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। मतलब हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके जहां से भी पैसा कमाते हैं, मतलब एक आदमी का पर्सनल इनकम, जैसे कि ऑब्वियसली कंट्री का कर रहे हैं इसलिए पूरा नेशनल इनकम तो लेंगे ही, प्लस ट्रांसफर पेमेंट। देखो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम लोग इसमें ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हम प्रिकॉशन में बताए हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा तो उसमें ट्रांसफर इनकम को नहीं लेंगे। तो पर प्राइवेट इनकम अगर निकाल रहे हैं, अगर हम अपना इनकम निकाल रहे हैं, तो हम अपना ट्रांसफर इनकम भी तो लेंगे। मेरे को वन साइडेड ही मिल रहा है। प्राइवेट इनकम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे को अगर, हमको अगर पेंशन भी आ रहा है तो हम वो भी लेंगे अपना इनकम में। अगर हम कहीं पर इंटरेस्ट, मेरे को कहीं से भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो हम लेंगे।
सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी, इसको पेमेंट लिख कर भी तुम लोग याद रख सकते हो। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग को बेसिकली पीएफ ये सब का पैसा, मतलब कोई रिटायरमेंट, ये सब सोशल सिक्योरिटी के अंदर हेल्थ बेनिफिट ये सब आता है, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ बेनिफिट, मेडिसिन का, उसको हम लोग सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। जो सैलरी के अलावा मेरे को बॉस बहुत कुछ देता है, सैलरी के अलावा भी मेरे को बहुत कुछ कंपनी से मिलता है, वो सब हटा दिया जाता है, उसको प्राइवेट इनकम में नहीं लिया जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, इसको सिंपली याद रखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ही होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो फॉर्मूला में भी याद रखो रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरा प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी का रिजर्व है, वो कंपनी अपने मुसीबत के लिए जमा करता है। एक इंसान उसको खुद का अपना इनकम नहीं बोल सकता, इसलिए अगर वो कोई ऐड कर लिया है तो लेस कर दो, ये अपना इनकम में नहीं ले सकते। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है फिर पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम सेम ही चीज है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। इसमें हम लोग ये देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये सिर्फ इसमें अलग है। देखो नेशनल इनकम इसमें है ही, ट्रांसफर पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट है, सोशल सिक्योरिटी भी माइनस किए हैं। सिर्फ इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब इसमें हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट कहते हैं, जो मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैसे समझाएं, जैसे जो प्रॉफिट अभी तक इसमें कैसे एक्सप्लेन करें, हाँ यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग कह सकते हैं जो डिविडेंड होता है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट से ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर के बीच में। शेयर होल्डर जो डिविडेंड लेता है वो किससे लेता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी 100 रुपया प्रॉफिट किया है तो वो उसी से डिविडेंड लेता है। पर अगर अभी तक हम लोग डिविडेंड बांटे नहीं है, मतलब प्रॉफिट को बांटे नहीं है, प्रॉफिट बांटे नहीं है मतलब डिविडेंड दिए नहीं है, तो वो वाला प्रॉफिट इससे हटा दिया जाता है। अगर अभी तक डिविडेंड दिए नहीं है, मतलब सोचो मेरा 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है और हमको इससे 40 रुपया डिविडेंड दे देना है, मतलब ये मेरा प्रॉफिट है और इससे मेरे को 40 रुपया डिविडेंड दे देना है, तो कंपनी के पास कितना कितना बच जाएगा? 60 रुपीज। तो ये मेरा, तो अभी अगर हम डिविडेंड दिए नहीं है तो ये प्रॉफिट को हम बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि इससे अभी तक हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, मतलब डिविडेंड दिए नहीं है, तो ये तब तक ले नहीं सकते। जब इससे दे देंगे तो उसके बाद सीधे 60 ले सकते हैं, मतलब अगर लेना है तो 60 ले सकते हैं। पर अगर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब इससे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट, मतलब डिविडेंड दे चुके हैं, तो ये है तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे। पर अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ है तो लेस करो। तो बस ये चीज इसमें है और इसमें नहीं है। माइनस प्रॉफिट टैक्सेस, प्रॉफिट टैक्सेस मतलब पर्सनल टैक्स में हम लोग वो वाला प्रॉफिट भी ले लेते हैं जिससे अभी तक टैक्स नहीं दिए हैं। मतलब सोचो हम घर लेकर आ गए हैं 200 रुपीज, ये हम बिजनेसमैन है और मेरा इनकम हुआ है इस बार 200 रुपीज, पर डेफिनेटली हम ये 200 रुपया पूरा तो अपने आप में खर्च कर नहीं सकते हैं, हमको इससे क्या करना है? टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। तो इससे जब हम टैक्स दे देंगे, वो टैक्स को कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इसको कहते हैं हम लोग वो वाला इनकम जिससे सब कुछ खर्चा लेस कर दिए, सिर्फ अभी तक टैक्स नहीं दिए गवर्नमेंट को, तो ये वो इनकम है। मतलब एक बिजनेसमैन 200 रुपया घर लेकर आ गया, उससे उसको टैक्स देना है 30 रुपया, तो उसके पास फिर जो बचेगा 170, ये उसका पूरा अपना रुपया है, इसको जहां चाहे वहां खर्च करे, सेव करे, इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ मांगने नहीं आएगा। ये इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और ये टैक्स देने के बाद, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट टैक्स है वो कौन सा प्रॉफिट ले लेता है? पूरा 200,
मतलब प्रॉफिट टैक्स मतलब जिससे अभी तक टैक्स दिए नहीं है वो वाला प्रॉफिट, तो उससे ये हटा दिया जाता है। अब उसके बाद हमेशा याद रखना, पर्सनल इनकम इज लेस देन प्राइवेट इनकम बिकॉज इट एक्सक्लूड्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट। इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए पर्सनल इनकम हमेशा कम रहेगा। क्यों? पर्सनल इनकम से और एक चीज लेस होता है, पर इससे वो चीज लेस नहीं होता है, तो जिससे लेस हो रहा है कुछ वो छोटा हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? इट मीन्स द एक्चुअल इनकम, मतलब ये 170 मेरा एक्चुअल इनकम है, जिसको हम रियल में पूरा अपना खर्चा अपना इनकम कह सकते हैं, विच कैन बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल एंड फैमिली। इस 170 को हम अपना कंजम्पशन में स्पेंड कर सकते हैं, मतलब जो करना है करो, फैमिली पे खर्च करना है करो, बट वन कैनॉट स्पेंड देयर होल इनकम। एक आदमी अपना पूरा इनकम खर्च नहीं कर सकता, ये होल इनकम है, होल इनकम खर्च नहीं कर सकता। डायरेक्ट टैक्स नीड टू बी पेड फ्रॉम द इनकम, इस इनकम से हम लोग को डायरेक्ट टैक्स भी देना होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं, फिर जो बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और ये दूसरी तरीके से भी निकाला जा सकता है। सोचो, हम मेरे पास टैक्स का फिगर नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इस 170 का हम क्या किए होंगे? 100 रुपया खर्च किए होंगे, 70 रुपया सेव किए होंगे, तो यही है मेरा डिस्पोजेबल इनकम। अगर हम जितना जो मेरा खर्च है और हम जितना सेविंग कर दिए हैं, अगर हम अपना एक्सपेंस को और सेविंग को प्लस कर दें, तो आ जाएगा मेरा इनकम कितना है। अगर किसी इंसान का हम लोग को इनकम जानना है, डिस्पोजेबल इनकम, तो हम लोग उससे क्या बोलेंगे? तुमने इस महीना कितना खर्च किया? वो बोलेगा हम 100 रुपीज खर्च किए। हम बोलेंगे अच्छा सेव कितना किए? बोलेगा 70। तो हम लोग समझ जाएंगे उसका इनकम 170 है। तो इस तरह डिस्पोजेबल इनकम का ये मीनिंग। अच्छा, अब अगर कोई बोलता है रियल इनकम क्या है, तो रियल इनकम पूरा नेशनल इनकम ही है। पर रियल इनकम, जैसे नेशनल इनकम और रियल इनकम सेम ही आ जाता है ऑलमोस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ रुपया का अंतर आया तो आया, वरना ऑलमोस्ट ये सेम ही आता है, क्योंकि ये सेम ही चीज है। डिफरेंस सिर्फ क्या है, हम लोग कंट्री का जब भी बात करते हैं तो नेशनल इनकम को लेकर बात करते हैं, कभी रियल इनकम बोलकर बात नहीं करते। मतलब रियल इनकम रियल स्टेट इकोनॉमी का नहीं दिखाता। मतलब अगर हम लोग नेशनल इनकम निकाले हैं 500 और रियल इनकम आ गया है 505, तो हम लोग जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो नेशनल इनकम के बेसिस पे करते हैं, रियल इनकम के बेसिस पे नहीं। बस यही डिफरेंस है। तो इट इज नेशनल इनकम, इसलिए रियल इनकम में हम लिखे हैं ये नेशनल इनकम ही है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ जनरल प्राइस, general level of prices of a particular year taken as base, but it does not represent the real state of an economy। ये रियल स्टेट नहीं बताता। मतलब अगर कंट्री का इनकम ये दोनों है, तो हम लोग मानते हैं कि यही हम लोग का कंट्री का रियल इनकम है। मतलब रियल इनकम से मतलब है नेशनल इनकम है। तो रियल इनकम ये सब पे सम दे देता है जनरली, या तो डेफिनेशन दे देता है या तो सम दे देता है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जैसे सिंपल बात है, अगर हमको बोलना है कि कंट्री में हर आदमी का इनकम ऑन एन एवरेज कितना होगा, तो हम लोग कैसे बात करते हैं? एक आदमी का इनकम है 100 रुपया, एक आदमी का इनकम है 200 रुपया, और एक आदमी का इनकम है 300 रुपया। सोचो कंट्री में 3 ही लोग हैं, तो हम लोग क्या आएगा एवरेज करने से? 600/3 मतलब 200। तो हम लोग बोल देंगे समझो ऑन एन एवरेज सबका इनकम 200 रुपया है ही। इस तरीके से बात करने को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। जैसे क्लास में अगर किसी बच्चे का 60 आया, किसी का 50 आया और किसी का 40 आया, तो हम लोग को जानना है कि क्लास में ऑन एन एवरेज रिजल्ट कैसा हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे ऑलमोस्ट सारे बच्चों का 50 के लगभग मार्क्स आया है। तो ये जो एवरेज पे बात करते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पूरा नेशनल इनकम ले लो
जो अभी हम किए, सबका नेशनल इनकम ले लिए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जितना आदमी है। मेरे एग्जाम्पल में 3 आदमी था, जितना एग्जाम्पल है उससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम को ही रियल पर कैपिटा इनकम कहते हैं, दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड होते हैं जो लोग काम करने जाते हैं, और फर्म है जहां पर प्रोडक्शन होता है। तो और ये है हाउस जहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग। तो हम ही लोग जाते हैं फर्म में काम करने, हम लोग वहां जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम ही लोग जाते हैं और वहां पर काम करते हैं, या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर सर्विस सेक्टर है तो सर्विस देते हैं। सोचो, गुड्स बनाते हैं तो हम लोग, तो फर्म हम लोग को बदले में क्या देता है, फर्म हम लोग को बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, मतलब वेजेस देता होगा। ठीक है, हम लोग वहां जाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स बनाते हैं, और इसके बदले में फर्म हम लोग को क्या देता है, पैसा। कितना रुपया दे देता है, 100 रुपीज देता है। अब हम लोग वो 100 लेकर क्या करते हैं, वो 100 लेकर हम लोग उसी फर्म के पास जाते हैं और गुड्स परचेस करते हैं। गुड्स परचेस करते हैं मतलब वही 100 रुपीज उसको दे देते हैं, फिर क्या करते हैं, वो हम लोग को गुड्स दे देता है। तो होता क्या रहता है, हम लोग वहां जाके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हम लोग को 100 रुपया देता है, फिर वही 100 रुपया ले जाकर हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, और वो हम लोग को गुड्स दे देता है। मतलब हम लोग वहां पे फिर गुड्स का पेमेंट कर देते हैं 100 रुपया, तो वो हम लोग को 100 रुपया देता है गुड्स बनाने के लिए, हम लोग जाके उसको रुपया देते हैं गुड्स खरीदने के लिए। उसके बाद फिर 100 आ जाता है, वो फिर इससे प्रोडक्शन करता है, फिर फैक्टर पेमेंट करता है, वो हर वक्त ये करता रहता है। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब एक ही सर्कल में पैसा, मतलब जो इनकम है, इसका इनकम इसके पास जा रहा है, इसका इनकम इधर जा रहा है, इनकम फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो रहा है। ये गुड्स इसको बना के दे रहा है, फिर वही गुड्स ये इसको भी दे रहा है। तो इस तरह होता जा रहा है। तो जीएनपी का मतलब होता है, इट इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करेंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इन अ कंट्री। यहाँ पे बोल रहा है जीएनपी क्या होता है, टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स। मतलब जो एक ही गुड था वो कितनी बार ट्रेवल किया, ये 100 का बना के दिया और ये 100 का खरीदा, मतलब एक ही गुड्स का वैल्यू 200 क्रिएट हुआ। दिस इज द जीएनपी। तो बोल रहा है, और ये किस रेट में, ये तो कॉस्ट प्राइस है या जो भी बोल लू, मार्केट, अगर वो मार्केट वैल्यू पे मेजर हो रहा है, मार्केट वैल्यू क्या होता है जो अभी हम समझाएं। अगर किसी सामान का एमआरपी लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर 20,000, पर वो हम लोग को दे कितना में रहा है वो सामान, 19,800 में, तो ये उसका मार्केट वैल्यू है, मतलब करंट प्राइस है। भले बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है 20,000, तुम लोग कुछ भी खरीद लो, एसी खरीद लो या कुछ भी सामान लेके देख लो, हमेशा ही उसमें एमआरपी कुछ प्रिंट रहता है और वो हम लोग को कुछ और रेट बताता है, बिना डिस्काउंट के, बिना ऑफर के। और रेयरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही जो बॉक्स में लिखा है वही उसका मार्केट वैल्यू भी है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त अलग होगा। पर अगर अलग होगा तो हम लोग जीएनपी बोलेंगे 19,800 है, और अगर हम लोग का यही रेट है तो वो बोलेगा 20,000 है, जो भी मार्केट वैल्यू होगा। बट वो 2 बार फ्लो कर रहा है, तो वो 2 बार इंटू होके जो भी आएगा, वो अगर इस सेंस में बोले तो 40,000 हम लोग का जीएनपी है, जितनी बार फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है। इनकम को कहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम का बात नहीं हो रहा है, यहाँ गुड्स का बात हो रहा है, एक ही गुड्स का मार्केट वैल्यू कितनी 2 बार फ्लो कर रहा है। इसमें बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। ट्रू। क्यों ट्रू? कोई भी सामान अगर पहली बार सेल होता है या प्रोड्यूस होता है, तो वो हम लोग देखो, परचेज ऑफ मशीनरी,
मतलब इंटरमीडिएट गुड्स क्या था, जो डायरेक्टली कंज्यूमर खरीद कर यूज नहीं करता है। तो परचेज ऑफ मशीनरी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि दो गुड्स होता है, एक इंटरमीडिएट गुड्स, एक फाइनल गुड। फाइनल गुड्स को कंज्यूमर खरीदता है, पर इंटरमीडिएट गुड्स को कोई प्रोड्यूसर खरीदता है, इसलिए ये ट्रू है। 23 में बोल रहा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। 24 में बोल रहा है व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज 840, मतलब नॉमिनल जीडीपी कितना है 840, और रियल जीडीपी कितना है, अच्छा रियल जीडीपी हमको नहीं पता। प्राइस इंडेक्स कितना है 120। तो प्राइस इंडेक्स दूसरा नाम है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो हम लोग का फॉर्मूला अभी क्या था, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो इसको सॉल्व करो, तो हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 700 करोड़ आ गया, तो इसका आंसर 24 का ए है। उसके बाद बोल रहा है 25 में इफ द रियल जीडीपी इज 520, तो रियल जीडीपी है मेरा 520 और नॉमिनल जीडीपी है 650, तो प्राइस इंडेक्स क्या होगा, प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा।